तो आज के विषय की शुरुआत ना एक ऐसे दृश्य से करते हैं जो मतलब हम सब के लिए बहुत आम है। हाँ, कोई त्योहार का बाजार। हाँ, एग्जैक्टली। त्योहारों का समय याद कीजिए, हुँ, खासकर दिवाली का बाजार। हुँ, जब हम उस बाजार के बीचों बीच खड़े होते हैं हुँ। तो चारों तरफ एक एक अलग ही ऊर्जा होती है, राइट? बिल्कुल, बहुत रौनक होती एक है। तरफ कुम्हार अपने हाथों से बनाए हुए मिट्टी के दिए बेच रहा होता है हुँ। और दूसरी तरफ किसी बड़ी दुकान में चमक चमाते हुए स्टेनलेस स्टील के बर्तन रखे होते हैं। हाँ, और कपड़ों की सेल भी लगी होती सेल है। लगी होती है, कहीं चीनी की मिठाइयों का अंबार है। हुँ, देखने में ये सिर्फ एक बाजार लगता है, हुँ। लेकिन असल में मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये एक लॉजिस्टिकल चमत्कार है। बहुत बड़ा नेटवर्क है इसके पीछे। सही कहा। ये बाजार एक ऐसा चौराहा है जहां एक अकेले कारीगर की मेहनत, है। छोटे उद्योगों का काम और विशालकाय फैक्ट्रियों का मास प्रोडक्शन आकर आपस में टकराते हैं। बिल्कुल, सही बात है। और यही से हमारे आज के इस डीप डाइव का मिशन शुरू होता है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी विनिर्माण उद्योगों की उस छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं। वो दुनिया जो कच्चे माल को उन कीमती उत्पादों में बदल देती है, जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली हम समझेंगे कि कैसी ये पूरी व्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मतलब बैकबोन या रीढ़ की हड्डी क्यों मानी जाती है। बिल्कुल, और त्योहारों के बाजार का आपका ये जो उदाहरण है ना, ये इसलिए भी सटीक है क्योंकि ये हमें स्केल यानी पैमाने का एहसास कराता है। हम्म। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है प्राइमरी मटेरियल्स या कच्चे माल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स में बदलना। वैल्यू ऐड करना, राइट? हाँ, बिल्कुल। ये इकोनॉमी के सेकेंडरी सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब किसी भी देश की आर्थिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग बेस कितना मजबूत है। क्योंकि सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों के भरोसे तो हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मुकाबला नहीं कर सकते। एग्जैक्टली उन संसाधनों को एक ऐसे प्रोडक्ट में ढालना होता है जिसकी बाजार में कोई कीमत हो। कीमत हो। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर हमारे दिमाग में ना एक पुरानी तस्वीर छपी होती है कि कृषि और उद्योग मतलब फार्मिंग और इंडस्ट्रीज दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। हाँ, जैसे एक तरफ हरे भरे खेत हैं और दूसरी तरफ। दूसरी तरफ चिमनी से धुआं उगलती फैक्ट्रियां और दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सोर्सेज हम आज देख रहे हैं वो इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है। असलियत में ना कृषि और उद्योग एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। वे साथ साथ चलते हैं। अगर हम भारत में एग्रो इंडस्ट्रीज का उदाहरण लें तो उन्होंने भारतीय कृषि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मतलब खेती का आधुनिकीकरण कर दिया है। बिल्कुल। आज एक किसान सिर्फ बारिश या उन पुराने औजारों पर निर्भर नहीं है। उसे सिंचाई के लिए पावरफुल पंप चाहिए, खेतों के लिए फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक। हाँ, पानी ले जाने के लिए पीवीसी पाइप्स। हाँ, और कटाई के लिए आधुनिक मशीनें। और ये सब कहाँ से आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। एग्जैक्टली ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही तो सप्लाई कर रही है। उद्योगों ने न सिर्फ खेती की पैदावार बढ़ाई है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है। और इसका एक बड़ा फायदा ये भी हुआ है कि लोगों की सिर्फ खेती पर निर्भरता कम हो रही है, क्योंकि अब उन्हें इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में रोजगार मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी तो है। हमारे सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर लेना यानी सेल्फ सफिशिएंसी ही काफी नहीं है। हाँ, आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर हम ट्रैक्टर या पंप बना रहे हैं तो क्या वो दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर हैं? क्योंकि अगर हमारी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगी तो हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा कभी नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। यही आज के समय का सबसे बड़ा सच है। हम ये सोचकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि हमने अपने देश के लिए पर्याप्त सामान बना लिया है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर दिन एक नई प्रतिस्पर्धा है। सही कहा। अगर हमारे उत्पाद क्वालिटी के मामले में दुनिया के बेहतरीन उत्पादों को टक्कर नहीं दे सकते, हाँ। तो लंबी रेस में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ जाएगा। इसीलिए सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी अचीव करना असली लक्ष्य है। तो अगर हम इस विशाल औद्योगिक परिदृश्य को समझने की कोशिश करें तो इसे अलग-अलग हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लासिफिकेशन जरूरी है। हाँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें एक
एक छोटी सी सुई बनाने वाली फैक्ट्री से लेकर विशालकाय पानी के जहाज बनाने वाले शिपयार्ड तक शामिल है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हम उद्योगों को कुछ खास आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे बुनियादी तरीका है कच्चे माल के आधार पर उन्हें बांटना। मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? हाँ, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो सीधे खेती से अपना कच्चा माल लेती हैं, सूती, कपड़ा, जूट, रेशम, रबर, चीनी, चाय और कॉफी। और दूसरी तरफ वो होंगी जो खनिजों पर निर्भर है। एग्जैक्टली, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो खनिजों और धातुओं पर निर्भर है, जैसे लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम और पेट्रोकेमिकल्स। इसके अलावा एक और तरीका है उनकी मुख्य भूमिका को देखना। सोर्सेस के मुताबिक कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो सीधे आम लोगों के लिए सामान नहीं बनाती, बल्कि वे दूसरी फैक्ट्रियों को जिंदा रखती हैं। इन्हें बेसिक या की इंडस्ट्रीज कहा जाता है। जैसे आयरन एंड स्टील। हाँ, आयरन एंड स्टील या एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। स्टील प्लांट में जो स्टील बनता है वो सीधे आपके घर नहीं आता। वो किसी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में जाता है जहां उससे कार बनती है। बिल्कुल। और इसके विपरीत कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो हैं जो सीधे हमारे और आपके इस्तेमाल के लिए उत्पाद बनाती हैं, जैसे टूथपेस्ट, कागज, सिलाई मशीन या खाने पीने की चीजें। और अगर हम इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप की बात करें, हाँ, तो वहां भी काफी डाइवर्सिटी या विविधता देखने को मिलती है। हाँ, ओनरशिप मॉडल कई तरह के होते हैं। जैसे एक तरफ हमारे पास पब्लिक सेक्टर की विशाल कंपनियां हैं, भेल और सेल जैसी, जिन्हें सरकार चलाती है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर है जहां टाटा और बजाज जैसे बड़े नाम हैं। और जॉइंट सेक्टर भी है, जहां सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। हाँ, लेकिन मुझे जिस मॉडल ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया, हाँ, वो है कोऑपरेटिव सेक्टर। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग या केरल के कोयर उद्योग इसके शानदार उदाहरण हैं। देखिए, कोऑपरेटिव मॉडल की खूबसूरती यही है कि इसमें कच्चे माल के उत्पादक, मजदूर और फैक्ट्री के मालिक ये अलग-अलग नहीं होते। मतलब ये सब मिलकर उस पूरी व्यवस्था के मालिक होते हैं। एग्जैक्टली। जो किसान गन्ना उगा रहा है वही उस चीनी मिल का शेयर धारक भी है। इससे मुनाफा और नुकसान सब में बराबर बढ़ता है और एक तरह की आर्थिक सुरक्षा मिलती है। ये बहुत ही सस्टेनेबल अप्रोच लगती है। तो जब हम इस पूरे क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग पर थोड़ी गहराई से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसका ऐतिहासिक और आर्थिक दोनों महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि ये देश का एकमात्र ऐसा उद्योग है जो वैल्यू चेन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पूर्ण है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, वैल्यू चेन का मतलब है कि एक कच्चे कपास के रेशे से लेकर एक महंगे शोरूम में टंगे हुए डिजाइनर सूट तक का पूरा सफर। ओके। भारत में फाइबर के उत्पादन से लेकर उसकी कताई, फिर बुनाई, रंगाई और आखिर में गारमेंट तैयार करने तक की पूरी क्षमता मौजूद है। मतलब हमें इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर दूसरे देशों का मोहताज नहीं होना पड़ता। नहीं होना पड़ता। और ये हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है, चाहे बात रोजगार की हो या विदेशी मुद्रा कमाने की। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। क्या? अगर हमारे पास पूरी वैल्यू चेन है, तो भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेडीमेड कपड़ों के मामले में बांग्लादेश या वियतनाम जैसे देशों से मतलब कड़ी टक्कर क्यों खा रहे हैं? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। सोर्सेज में एक बहुत चौंकाने वाला फैक्टर दिया गया है हमारी स्पिनिंग और वीविंग के बीच के अंतर को लेकर। ये इस उद्योग की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। देखिए, स्पिनिंग यानी सूत काटना, इसमें भारत विश्व स्तर का है। वर्ल्ड क्लास। हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में हमारी स्पिनिंग मिलें दुनिया का बेहतरीन सूत तैयार करती हैं और हम उसे बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन समस्या आती है अगले चरण में, यानी वीविंग या बुनाई में। एग्जैक्टली। हमारा बुनाई क्षेत्र अभी भी बहुत हद तक विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड है। वो छोटे छोटे हथकरघों और पावर लूम्स में बटा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया का सबसे बेहतरीन सूत तो बना लेते हैं, लेकिन हमारे खुद के देश के बुनकर उस उच्च गुणवत्ता वाले सूत का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि उनके पास वैसी आधुनिक मशीनें या वो स्केल नहीं है। ओहो, और इसी वजह से हमारे यहाँ जो फैब्रिक बनता है उसकी क्वालिटी कई बार उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक अजीब स्थिति है जहां हम अपना प्रीमियम कच्चा माल यानी सूत दूसरे देशों को बेच देते हैं
और फिर उन्हीं देशों से अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक या रेडीमेड कपड़े इंपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल गैप है जिसे भरे बिना हम टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि हम आधी रेस बहुत तेजी से दौड़ते हैं और फिनिश लाइन से ठीक पहले धीमे हो जाते हैं। सही कहा। एग्रो बेस्ड उद्योगों में ही ना अगर हम जूट की बात करें तो इसका भूगोल बहुत दिलचस्प है। भारत के ज्यादातर जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे एक बहुत ही संकरी पट्टी में केंद्रित हैं। आखिर वहीं क्यों? देखिए, किसी भी उद्योग के बसने के पीछे अर्थशास्त्र और भूगोल का गहरा संबंध होता है। हुगली बेसिन के मामले में ना सब कुछ एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में है। पहला, वो जूट उत्पादक क्षेत्रों के ठीक बीचों बीच है। दूसरा, जूट को प्रोसेस करने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, जो हुगली नदी से लगातार मिलता रहता है। बिल्कुल। तीसरा, कच्चा माल लाने और ले जाने के लिए सस्ता जल परिवहन उपलब्ध है। और सबसे जरूरी बात, सस्ता श्रम। हाँ, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे आसपास के राज्यों से बहुत ही सस्ता श्रम आसानी से मिल जाता है। और कोलकाता जैसा बड़ा शहर पास में है तो बैंकिंग और पोर्ट की सुविधाएं भी मिल जाती हैं। एग्जैक्टली। अब एग्रो बेस्ड में एक और उद्योग है जिसका जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं होगी, चीनी उद्योग। हाँ, भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और गुड़ तथा खांडसारी में तो हम पहले नंबर पर हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत ही रोचक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पारंपरिक रूप से चीनी मिलें उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ करती थीं। लेकिन अब ये धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिमी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र की ओर शिफ्ट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों की मिट्टी और जलवायु गन्ने की फसल के लिए थोड़ा अलग तरह से काम करती है। वहाँ जो गन्ना पैदा होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। सुक्रोज मतलब? गन्ने के अंदर की मिठास और रस का गाढ़ापन। जी हाँ, सुक्रोज ज्यादा होने का मतलब है कि 1 टन गन्ने से आपको ज्यादा चीनी मिलेगी, जो सीधे तौर पर फैक्ट्री का मुनाफा बढ़ाती है। ओह, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा उन राज्यों की जलवायु थोड़ी ठंडी होती है, जिसकी वजह से पेराई का मौसम यानी क्रशिंग सीजन ज्यादा लंबा चलता है। मतलब मिलें ज्यादा दिनों तक काम कर पाती हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले चर्चा की थी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नेटवर्क बहुत मजबूत और सफल है, जो एक मौसमी उद्योग के लिए सबसे बेहतरीन मॉडल है। बिल्कुल सही। चलिए, खेतों और कृषि आधारित उद्योगों से निकलकर अब थोड़ा भारी उद्योगों की तरफ चलते हैं। बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज। जब भी किसी देश के विकास को मापना होता है ना, हाँ, तो उसका एक बहुत बड़ा पैमाना लोहा और इस्पात उद्योग होता है। आयरन एंड स्टील को सभी उद्योगों की जननी कहा जा सकता है। चाहे कोई छोटी सी कील बनानी हो, कोई बड़ी मशीन या फिर रक्षा उपकरण और मेडिकल के औजार, सबके लिए स्टील चाहिए। हाँ, इसे हेवी इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कच्चा माल भी भारी भरकम होता है और जो उत्पाद बनकर निकलता है वो भी बहुत भारी होता है। और इसे बनाने की भी शायद एक खास रेसिपी होती है। बिल्कुल। लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर को लगभग 4:2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है और फिर स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें थोड़ा मैंगनीज डाला जाता है। और अगर हम भारत का नक्शा देखें तो ये उद्योग मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार के आसपास ही सबसे ज्यादा फला फूला है, क्योंकि वो क्षेत्र इस रेसिपी के लिए एक नेचुरल किचन की तरह है। वहाँ सस्ता लौह अयस्क मौजूद है, उच्च क्वालिटी का कच्चा माल बहुत करीब है, सस्ता श्रम उपलब्ध है और साथ ही घरेलू बाजार में भारी मांग भी है। बिल्कुल। हेवी इंडस्ट्रीज में ना एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का जिक्र भी बहुत गहराई से किया गया हमारे सोर्सेज में। हाँ, ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। ये हल्का है, इसमें जंग नहीं लगता और ये ऊष्मा का सुचालक है। लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। कैसे? बॉक्साइट नाम की एक लाल मिट्टी जैसी चट्टान होती है जिससे पहले एल्यूमिना निकाला जाता है और फिर जाकर एल्यूमिनियम बनता है। हाँ, और इसमें जो सबसे बड़ा पेंच है वो है ऊर्जा की खपत। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए 4 से 6 टन बॉक्साइट तो चाहिए ही। जी, और साथ ही 18,600 यूनिट्स बिजली की आवश्यकता होती है। 18,600 यूनिट्स। ये तो चौंकाने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब कोई देश एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट कर रहा है तो असल में वो सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती बिजली को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये बिल्कुल सटीक नजरिया है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम के कारखाने हमेशा ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां न सिर्फ कच्चा माल पास हो बल्कि बिजली की निर्बाध और सस्ती सप्लाई की 100% गारंटी हो। एग्जैक्टली। अगर बिजली महंगी हुई तो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल फेल हो जाएगा। ये सच में पूरी सप्लाई चेन को देखने का नजरिया बदल देता है।
इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जो शायद इतने विजिबल नहीं हैं, लेकिन वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चुपचाप चलाते हैं। आप रसायन, उर्वरक और सीमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, रासायनिक उद्योग भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही रसायनों का उत्पादन बढ़ रहा है। इनऑर्गेनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसी चीजें शामिल हैं। जो आगे चलकर कांच, साबुन, डिटर्जेंट और सिंथेटिक फाइबर बनाने के काम आती हैं। सही कहा। और जब रसायनों की बात आती है तो फर्टिलाइजर यानी उर्वरक उद्योग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर हरित क्रांति के बाद। भारत में नाइट्रोजन युक्त यूरिया और फॉस्फेटिक उर्वरकों का भारी उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ मुझे सोर्सेज में एक ऐसा तथ्य मिला जिसने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया। कौन सा तथ्य है? भारत में पोटाश का कोई भी व्यापारिक भंडार मौजूद नहीं है। हम पोटाश के लिए 100% आयात पर निर्भर हैं। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। पोटाश खेती के लिए एक बुनियादी जरूरत है। 100% आयात का मतलब है कि हमारी खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों और जियोपॉलिटिकल स्थितियों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो उसका सीधा असर हमारे किसानों के खेतों में पड़ेगा। ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु है। सही कहा। इसके बाद अगर हम सीमेंट और ऑटोमोबाइल उद्योग को देखें तो ये दोनों सीधे तौर पर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर पावर की कहानी कहते हैं। हाँ, सीमेंट उद्योग का विकास तो शानदार रहा है। पहला प्लांट 1904 में चेन्नई में लगा था। और आज देखिए, गुजरात में रणनीतिक रूप से ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं जहां से सीधा खाड़ी देशों के बाजार में एक्सपोर्ट किया जा सके। और ऑटोमोबाइल सेक्टर तो उदारीकरण के बाद पूरी तरह से बदल ही गया। हाँ, नए विदेशी मॉडल्स, आधुनिक तकनीक और बढ़ते मिडिल क्लास ने इसे दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल बेस बना दिया है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग ने हमें एक बहुत ही आरामदायक और आधुनिक दुनिया दी है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। हाँ, इन भारी उद्योगों को चलाने के लिए जितनी ऊर्जा, खनिजों और रसायनों की जरूरत होती है, उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है। और वो है हमारी प्रकृति की तबाही। हम इस सच से मुंह नहीं फेर सकते। इस विकास की एक बहुत भारी कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा है। सोर्सेज बताते हैं कि औद्योगिकरण ने मुख्य रूप से 4 तरह के प्रदूषण को जन्म दिया है: वायु, जल, भूमि और ध्वनि। वायु प्रदूषण में सबसे खतरनाक हैं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें। और जब वायु प्रदूषण में कोई बड़ी चूक होती है तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है, ये हमने भोपाल गैस त्रासदी में देखा है। बिल्कुल। जहरीली गैसों का वो रिसाव सिर्फ उस रात की घटना नहीं थी, उसका असर पीढ़ियों तक रहा। और जल प्रदूषण की स्थिति भी कुछ कम डरावनी नहीं है। पेपर मिले, केमिकल फैक्ट्रियां और टेक्सटाइल की रंगाई करने वाले उद्योग भारी मात्रा में लेड और पारे जैसे हैवी मेटल्स सीधे हमारी नदियों में बहा देते हैं। और सोर्सेज में एक खास तरह के प्रदूषण का जिक्र है जिसके दायरे में आमतौर पर कम बात होती है: थर्मल पोल्यूशन यानी तापीय प्रदूषण। ये तापीय प्रदूषण क्या है? ये जल प्रदूषण का ही एक बहुत घातक रूप है। जब थर्मल पावर प्लांट्स या बड़े कारखानों से खौलता हुआ गर्म पानी बिना ठंडा किए सीधे नदियों या झीलों में छोड़ दिया जाता है। ओहो, तो वो उस पानी के पूरे इकोसिस्टम को शॉक दे देता होगा। एग्जैक्टली। मछलियां और अन्य जलीय जीव उस अचानक बढ़े हुए तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं। और इसके साथ ही फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, कांच और हानिकारक रसायन मिट्टी को बंजर बना देते हैं। और बारिश के पानी के साथ यही जहर हमारे ग्राउंड वाटर यानी भूजल तक पहुंच जाता है। और ध्वनि प्रदूषण सिर्फ कानों को परेशान नहीं करता, बल्कि ये हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और तनाव का कारण बनता है। बिल्कुल सही। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं तो एक सवाल जहन में आता है, क्या इसका कोई रास्ता है? क्या हम विकास और पर्यावरण को एक साथ लेकर चल सकते हैं? इसका एकमात्र रास्ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। हमें अपनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना होगा। जैसे पानी के इस्तेमाल को ही ले, हम जल शोधन के 3 चरण अपना सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैकेनिकल तरीकों से बड़े कचरे को अलग किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए पानी को साफ किया जाता है। और टर्शरी ट्रीटमेंट में केमिकल्स और एडवांस्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके उस पानी को रिसाइकिल किया जाता है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल हो सके। अच्छा, जब हम वायु प्रदूषण को रोकने की बात करते हैं तो सोर्सेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है।
आम भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या ये चिमनी के अंदर लगा कोई विशाल चुंबक है जो धुएं से जहरीले कणों को अपनी तरफ खींच लेता है? आप इसे कुछ इसी तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है जो धुएं में मौजूद बारीक और हानिकारक कणों को हवा में मिलने से पहले ही इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए अपनी तरफ खींच लेता है। और सिर्फ साफ हवा को बाहर जाने देता है। एग्जैक्टली। इसके अलावा फैब्रिक फिल्टर्स और स्क्रबर्स जैसी तकनीकें भी हैं जो कारखानों के धुएं को जहरीला होने से रोकती हैं। इन सब तकनीकी समाधानों का एक बहुत ही शानदार और जीता जागता उदाहरण हमारे सोर्सेज में दिया गया है, एनटीपीसी रामागुंडम का प्लांट। हाँ, ये साबित करता है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है। बिल्कुल। रामागुंडम प्लांट ने दिखाया है कि कैसे एक विशाल पावर प्लांट भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सकता है। उन्होंने नवीनतम उपकरणों का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया है कि कम से कम प्रदूषण हो। उन्होंने राख यानी ऐश का अधिकतम उपयोग किया है ताकि कचरा कम हो। हाँ, और उन्होंने बड़े पैमाने पर ग्रीन बेल्ट विकसित किए हैं जो कार्बन को सोखने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वे अपने पूरे इकोसिस्टम की लगातार ऑनलाइन निगरानी करते हैं ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत सुधारा जा सके। बिल्कुल, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग का ये एक बेहतरीन मॉडल है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास मौजूद हर छोटी बड़ी चीज, चाहे वो हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हो या हमारी रसोई में रखा एक साधारण सा बर्तन, उसके पीछे एक विशाल ग्लोबल सप्लाई चेन और उत्पादन की एक बेहद जटिल प्रक्रिया होती है। औद्योगिकरण ने बिना शक हमारी जिंदगी को बेतहाशा आसान बनाया है, लेकिन हमने ये भी समझा कि इसकी एक पर्यावरणीय कीमत है जिसे हमें नई तकनीकों के जरिए चुकाना होगा। बिल्कुल, विकास जरूरी है, लेकिन ये अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। हमें यह सोचना होगा कि हम जो भी उत्पादन कर रहे हैं, क्या वो लंबे समय तक टिकाऊ है। सही बात है। और इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो हमारी आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। बताइए। हमने हमने देखा कि भारत सूती धागे की कताई में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन आधुनिक मशीनें न होने के कारण बुनाई में पिछड़ जाता है। हमने ये भी जाना कि पोटाश जैसे महत्वपूर्ण कृषि रसायन के लिए हम 100% विदेशी बाजारों पर निर्भर है। हाँ, जो कि एक रिस्क है। हम हमेशा मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब तक हमारे खेतों में डलने वाला पोटाश पूरी तरह विदेशी है और हमारे बेहतरीन धागों को बुनने के लिए हमारे पास अपनी आधुनिक लूम्स नहीं है, तो क्या भविष्य में स्वदेशी विनिर्माण का असली मतलब सिर्फ देश के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर बाहरी कंपनियों के पुर्जे असेंबल करना रह जाएगा? बहुत गहरा सवाल है। या फिर इसका असली मतलब उन तकनीकों और बुनियादी कच्चे माल पर अपनी पकड़ मजबूत करना होगा ताकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन के मोहताज न रहें? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली आत्मनिर्भरता आखिर है क्या। आज की इस चर्चा ने चीजों को देखने का हमारा नजरिया जरूर बदला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस विषय पर खुद भी सोचिएगा और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।